हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजीव एंड यू आर वाचिंग एडमी चैनल। एडमी चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ेंगे जिसका नंबर है आर्टिकल नंबर 22। फंडामेंटल राइट के दूसरे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट, जिसको फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम कहते हैं, उस राइट के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण आर्टिकल के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके हैं पिछले सेशन में, जिसमें आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, इन दोनों को हम लोगों ने डील किया। और 21A स्पेसिफिकली भी हम लोगों ने डील किया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन की चर्चा की गई है। हियर वी आर अबाउट टू डील विथ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन, यानी कोई भी इंडिविजुअल को अरेस्ट किया जा सकता है या डिटेन किया जा सकता है, उसके लिए क्या प्रोविजंस होंगे। यानी कोई भी व्यक्ति के जो भी फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम है, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर है, इस तरह के जो भी फंडामेंटल राइट्स है, उसको जैसे ही हम अरेस्ट करेंगे तो उसके उस राइट का ब्रीच होगा। तो क्या प्रोविजंस है जिसके अंतर्गत हम इसको अरेस्ट कर सकते हैं या डिटेन कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, इस तरह के प्रोविजंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दुनिया के सभी देशों में दो प्रकार के डिटेंशन के प्रोविजंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर जब भी हम लोग डिटेंशन की बात करेंगे तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वाज प्यूनिटिव डिटेंशन एंड द सेकंड इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसको हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इसको समझने की दृष्टि से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब वह अकरेंस, वह इवेंट, वह केस जो ऑलरेडी हो चुका है, यानी जो क्राइम हो चुका है उसके एगेंस्ट अगर किसी सस्पेक्ट को कोई पुलिस अथॉरिटी डिटेन करती है तो उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। एट द सेम टाइम क्राइम होने से रोकने के लिए कि कोई क्राइम हो नहीं, और अगर होने की संभावना है तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इस प्रकार के प्रोविज़न के लिए जो व्यवस्था की गई है उसको कहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसके लिए जो दूसरे प्रकार का डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसकी व्यवस्था की गई है। तो मोर और लेस वी हैव टू डील विद दिस टू टाइप्स ऑफ डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें जो सेक्शन है आर्टिकल 22 के अंतर्गत 1 to 7, इसमें 1 से लेकर 3 तक का सेक्शन डील किया गया है प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए, और 4 से लेकर 7 तक डील किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग जो समझने की कोशिश करते हैं उसके अंतर्गत आता है प्यूनिटिव डिटेंशन। यानी वो क्या, कौन सा डिटेंशन है जिसको हम लोग प्यूनिटिव डिटेंशन कहेंगे, और प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या होता है, कौन से केसेस को हम लोग प्यूनिटिव डिटेंशन के अंतर्गत लेते हैं और कौन से केसेस को हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो केसेस डील्स विथ ऑर्डिनरी लॉ है, जो सामान्य कानून के अंतर्गत जिन केसेस को डील किया जाता है, उस केसेस के अंतर्गत अगर हम लोग किसी को डिटेन करते हैं तो दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। और इसमें जब हम जो भी अथॉरिटी है और अगर किसी को डिटेन करती है, किसी को अरेस्ट करती है, तो उस समय जिसको अरेस्ट करती है उसको डिटेन्यू बोलते हैं। यानी एक पुलिस अथॉरिटी आई और एक क्राइम सस्पेक्ट को अगर वो अरेस्ट करती है तो उसको, जिसको अरेस्ट करती है उसको बोलते हैं डिटेन्यू। तो डिटेन्यू के क्या अधिकार होंगे? हियर वी आर डीलिंग विद द राइट्स ऑफ द पीपल इंक्लूड सिटीजन एंड नॉन सिटीजन एज वेल। तो जिसको भी डिटेन करती है उसको बोलते हैं डिटेन्यू। तो यहाँ पर डिटेन्यू के अधिकार क्या होंगे? तो इसमें कहता है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यानी उसको अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, उसके ग्राउंड को बताना होगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ पुलिस अथॉरिटी कम्स एंड सेज यू आर अंडर अरेस्ट, तो उसको बताना होगा कि किस ग्राउंड पर अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये डिटेन्यू का अधिकार है उसको जानने का कि हमको अरेस्ट कर रहे हैं भैया, वो तो ठीक है, पर व्हाट इज द ग्राउंड बिहाइंड दिस अरेस्ट। तो ये एक अधिकार, जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो होता है। दूसरा क्या अधिकार होता है? अगर अरेस्ट कर लिया तो ये अधिकार होता है डिटेन्यू का, यानी जिसको अरेस्ट किया है उसको, कि वो कंसल्ट कर सकता है और डिफेंडेड हो सकता है। किसके द्वारा? एक लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा। मतलब वो एक लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकता है, और अगर लीगल प्रैक्टिशनर वो हायर नहीं कर पाता है, उस केस में इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर विथ ए लीगल प्रैक्टिशनर फॉर द लीगल एड टू द डिटेन्यू। डिटेन्यू को लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए उसके पास लीगल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होती है, वो उसको हायर करने का अधिकार है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वह क्या है? राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। यानी जैसे ही कोई पुलिस अथॉरिटी किसी को अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर
उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। बिकॉज वी नो दैट पुलिस अथॉरिटी हैव नॉट द मैजिस्ट्रियल अथॉरिटी, उसके पास मैजिस्ट्रियल अथॉरिटी नहीं है, वो किसके पास है? जुडिशियरी के पास है। तो जुडिशियरी को दंड देने का अधिकार है। पुलिस का काम क्या है कि वो अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के पास हाजिर करे। तो मजिस्ट्रेट के पास हाजिर क्या करे, कब करे? तो उसके लिए है कि विदिन 24 आवर्स, अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम्स एंड अदर नेसेसरी टाइम्स। और कुछ जो दूसरा टाइम लगता है, जैसे मजिस्ट्रेट के पास तक पहुंचने में जो टाइम लगा, उस टाइम को छोड़कर 24 घंटे के भीतर उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। और 24 घंटे के अंदर अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो जो कन्विक्टेड है, जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया, जो भी आरोपी है, उसको आपको रिलीज करना पड़ता है। इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइजेज फर्दर डिटेंशन। यानी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आप प्रोड्यूस करते हैं और मजिस्ट्रेट अगर फर्दर ऑर्डर के लिए डिटेंशन इंश्योर नहीं करता है, वैसी स्थिति में उसको आपको रिलीज करना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रोविजंस यहाँ पर किए गए हैं। अब इसके बाद 24 घंटे के बाद अगर मजिस्ट्रेट जो है वो उसको कस्टडी में देता है, तो दैट विल नॉट कस्टडी अंडर द प्यूनिटिव डिटेंशन, उसको हम लोग जुडिशियल कस्टडी बोलेंगे। और जुडिशियल कस्टडी का डिमांड पुलिस कर सकती है फॉर फर्दर इंक्वायरी, वो करती है। और उसके लिए इट इज़ द अथॉरिटी ऑफ द मजिस्ट्रेट कि वो उसको प्रोवाइड करता है जुडिशियल कस्टडी या नहीं। इसके बाद ये बातें होती है कि जो आर्टिकल 20 है और ये जो प्यूनिटिव डिटेंशन है, ये किस पर अप्लाई होगा? तो इट विल अप्लाई टू द एक्ट ऑफ क्रिमिनल एंड क्वाजी क्रिमिनल केस, यानी क्वाजी क्रिमिनल अर्ध आपराधिक प्रवृत्ति केस के लिए, या जो आपराधिक केस है, क्रिमिनल केस है, उसके लिए। यानी सिविल केस का के जो इश्यूज़ हैं वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जैसे अगर कोई इनकम टैक्स के केस में फेलियर होता है या कोई कुछ दूसरे मामले में अगर फेलियर होता है, तो उस केस में इसका डिटेंशन इंश्योर नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह की बातें की गई है प्यूनिटिव डिटेंशन में। अब हम लोग पढ़ते हैं जो अगला हमारा पोर्शन है, जिसको हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, वो अपराध जो हुआ नहीं है, यानी किसी को पुलिस अथॉरिटी या जो भी अथॉरिटी है अगर डिटेन करती है, तो वो इस आशय से डिटेन करती है कि उसको लगता है कि इसको अगर डिटेन नहीं करेंगे तो फर्दर किसी प्रकार के क्राइम की संभावना है। अब दुनिया के अंदर जो भी बड़े देश हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसे बड़े देश जो है और पुरानी डेमोक्रेसीज जो है, उनके अंदर इस प्रकार के डिटेंशन का प्रोविज़न ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी होता है। बट हियर इन इंडिया वी आर अप्लाइंग दिस टाइप ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन केस इन मेनी टाइम। हर समय हम लोग इसको का उपयोग करते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है कि कोई अपराध हो नहीं, यानी अपराध को होने से रोकने के लिए हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को ये करते हैं। तो इसमें क्या प्रोविज़न है? तो इसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में जो डिटेन्यू है, जिसको डिटेन करते हैं, उसके पास कुछ अथॉरिटी है। अथॉरिटी क्या है? तो ऐसे लोगों को डिटेंशन जो है, इस प्रकार के पर्सन्स को, वो 3 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं किया जा सकता है। और क्यों नहीं किया जा सकता है? तो अनलेस द एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज फॉर द डिटेंशन, एक्सटेंडेड डिटेंशन, यानी इस एक्सटेंडेड डिटेंशन के लिए सफिशिएंट कॉज एडवाइजरी बॉडी नहीं बताती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, ये एडवाइजरी बॉडी कौन होगी? तो एडवाइजरी बॉडी शैल कंसिस्ट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस का एक एडवाइजरी बोर्ड बनता है, वो रिपोर्ट करता है, और उसका अगर सफिशिएंट कॉज होता है और वो जब ये करता है, तब ये एक्सटेंडेड डिटेंशन हो सकता है। इसके अलावा क्या है? द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू, यानी डिटेन्यू को, इसमें भी जैसे उसमें बताया कि आपको हम डिटेन कर रहे हैं तो उसका ग्राउंड क्या है, यहाँ पर हम लोग ग्राउंड ऑफ डिटेंशन यहाँ पर भी बताएंगे। जबकि यहाँ पर यह कहा जाता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में यह बताना नहीं है, इसको डिस्क्लोज करना नहीं है इम्पॉर्टेंट, तो उस केस में इसको रिजर्व भी रख सकती है, यानी कंपलसरी नहीं है जो भी अथॉरिटी है उसको बताना कि आपको किस चीज़ के लिए डिटेन होंगे। यहाँ पर बता भी सकती है, नहीं भी बता सकती है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि द डिटेन्यू शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, यानी उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, यानी वो एक लीगल
एड ले सकता है और लीगल एड प्रोवाइड के हिसाब से अपना रिप्रेजेंटेशन रख सकता है। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये है कि यहाँ पर जो 3 महीने का कॉज था, इसको 44th अमेंडमेंट में 1978 में रिड्यूस करके 2 महीना किया गया, लेकिन ये एक्चुअली में एक्सक्यूट हो नहीं पाया। आज भी ये जो है 3 महीने का ही है और इस तरह के प्रोविज़न किया गया। अब ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से गाइड होता है, ये ऑर्डिनरी लॉ से नहीं गाइड होता है। जैसे प्यूनिटिव डिटेंशन इज गाइडेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ, हेयर दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन इज लॉ बाय द स्पेशल प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। इसके लिए अलग लॉ बनते हैं। अब ये लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है? तो दिस राइट फॉल्स विथ बोथ। ये केंद्र सरकार भी बनाती है, मतलब पार्लियामेंट भी बनाती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बनाती है। अब पार्लियामेंट किन चीज़ों को बनाती है? तो जो मैटर्स है वो जो डील करते हैं डिफेंस के साथ, फॉरेन अफेयर्स के साथ और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के साथ, इन 3 इश्यूज़ पर अधिकार है पार्लियामेंट को कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत कानून बना सकती है। अब ऐसे कौन कौन से कानून हैं? तो बहुत सारे कानून बने हैं। जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में बना, जो 1969 में फिर ख़त्म हो गया। फिर एक एक्ट जो बहुत फेमस है, मीसा, जिसके जो एक एक्ट बना 1971 में, और इसके तहत इमरजेंसी के पीरियड में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और इसका कई मामले में कहा जा सकता है कि दुरुपयोग भी हुआ। नतीजतन जो जनता सरकार आई 1977 में, उसने इसको 78 में रिपील कर दिया, समाप्त कर दिया। बाद में कई सारे एक्ट बने, पर इम्पॉर्टेंट जो है उसको थोड़ा सा जान लेना है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है टाडा। टाडा का नाम हम लोग सुने होंगे। इस एक्ट के तहत इसमें है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट, जिसके अंतर्गत हम लोग एक फेमस फिल्म एक्टर संजय दत्त को अरेस्ट किया गया था, हम लोग जानते हैं। तो इसको किया गया, लेकिन इसको भी बाद में 1995 में रिपील कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बाद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट बना अटल गवर्नमेंट के समय, जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट था, 2002 में बना, और इसको भी बाद में जो नई गवर्नमेंट आई 2004 में, उसने इसको रिपील कर दिया। तो इस प्रकार के एक्ट का प्रोविज़न कौन करता है? पार्लियामेंट। और वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है? तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से। इसके अलावा कुछ जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर कुछ इश्यूज़ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बना सकती है, जिसके अंतर्गत आता है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विस एसेंशियल कम्युनिटीज़। इन सब चीज़ों से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट भी को भी कॉन्करेंट पावर है, ये बना सकती है। अब ये बात आती है कि ये जो प्रोविजंस है, ये प्रोविजंस आया कहाँ से, जब बड़े बड़े देशों में है नहीं। तो इसके लिए जो सोर्सेज है हमारे देश में, वो बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1818 का ये एक एक्ट है, और दूसरा है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939। तो इस तरह के प्रिवेंशन एक्ट का जो सोर्स है वो हमारे कॉलोनियल पीरियड में मिलता है, जहाँ से हम लोग इसके रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस तरह के प्रोविज़न दिए गए हैं कि किस किस स्थिति पर डिटेन किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, और क्या क्या उस समय अधिकार होते हैं डिटेन्यू की, यानी जिसको अरेस्ट कर रहे हो उसके क्या क्या अधिकार होते हैं, यानी उसके अधिकार को भी प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पर बराबर की गई है। इन चीज़ों को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। और आर्टिकल 22 में हम लोगों ने मोर और लेस सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। फर्दर वी विल कम विथ अ न्यू आर्टिकल एंड अ न्यू सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज अर्ली एज पॉसिबल सब्सक्राइब इट। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू एड्रेस द आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस। सो थैंक यू वेरी मच।